प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, मुल्क किस तरह से चलेगा वो तय होता है साल के एक दिन में। वो दिन बहुत अहम होता है और उसकी सारी आवाम को बेचैनी से जो है उसका इंतज़ार रहता है, यानी कि यूनियन बजट डे। पहले ये फरवरी के आखिरी दिन होता था। नई हुकूमत आने के बाद से ये फरवरी के पहले दिन हुआ करता है। तो यूनियन बजट 2021-22 आज पेश हुआ पार्लियामेंट में। इसके जो है क्या इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं हम, किस तरह से जो है इससे आवाम को किस तरह से फ़ायदा होगा और मुख्तलिफ शोबेजात को किस तरह से फ़ायदा होगा, इस ताल्लुक़ से हम आज बात करेंगे मशहूर और मारूफ इकोनॉमिस्ट जनाब आमिरुल्लाह खान साहब से। आमिर खान साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। खैर, शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आज जो पार्लियामेंट में बजट पेश हुआ है उसके बारे में आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है? देखिए, बजट आपने जैसे कहा हर पहली फरवरी को आता है। पिछले साल एक बड़ा मायूस कुन बजट था। इस साल हमें उम्मीद ये थी, क्योंकि मुल्क बड़ी संगीन सर्कमस्टांसेस से गुजरा है, तो बजट कुछ नया होगा, कोई नई नई तर्ज अमल होगी, कोई नई सोच होगी। लेकिन मायूसी इस बात की रही कि बजट में कोई ऐसी खास बात दिखाई नहीं दी। ऐसे लगा कि किसी ने मेहनत नहीं की है, न सोचने में, न उसको लिखने में। तो बिल्कुल ही एक नॉर्मल सा बजट जो आम दिनों में लिखा जाएगा। हालांकि सूरत हाल ऐसी है कि बजट को एक बहुत ही नई डायरेक्शन देने की जरूरत थी, और वो इस बजट ने नहीं दी। तो जो ओवरऑल हमारी राय है इस बजट पे, हम में से कई लोगों की, वो ये कि ये बजट बड़ा मायूस कुन रहा है जी, और इसकी कई वजूहात हैं जी। जो जो कहाँ मैं कहाँ समझा। इम्प्रूवमेंट की आप जी, उम्मीदें वाबस्ता लगाए बैठे थे और हाँ, वहाँ पर काम नहीं हुआ, थोड़ा आप इस बारे में आप खुलासा कीजिए। जी, 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 बहुत सही। तो सबसे पहली बात, इस साल भर की हेडलाइन जो थी वो थी कोविड। बिल्कुल। तो उम्मीद ये थी कि इस इतनी बड़ी ट्रेजेडी को लेके ये बजट कोई ऐसी राह अमल पेश करेगा जो हम जिस ट्रेजेडी से गुजरे हैं उसका कई पहलुओं से जवाब देगा। तो शुरू में तो फाइनेंस मिनिस्टर ने मायूस नहीं किया। उन्होंने शुरू करते ही कहा कि हमारा सबसे बड़ा मसला कोविड रहा। हमारा सबसे बड़ा शोबा जो असरअंदाज हुआ वो हेल्थ वाला हुआ, सेहत वाला। इसीलिए हम कई चीजें इस सेक्टर पे करेंगे। यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद से उन्होंने कोई ऐसी नई चीज नहीं कही, या कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं कही जिसको हम चाह रहे थे कि वो कहें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहां तक हेल्थ सेक्टर की सूरत हाल का अंदाजा है, वो आप लोगों को बखूबी मालूम है। वो ये कि हमारा हेल्थ सेक्टर हिंदुस्तान में दुनिया के कई मुल्कों से बदतर, छोटे छोटे मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, जिनके पास हमसे अच्छे हॉस्पिटल, हमसे अच्छे डॉक्टर और हमसे ज्यादा हेल्थ केयर एक्सेस। ये बात पिछले साल बड़ी नुमायां तौर पे नजर आई। सारी दुनिया ने देखा, हम लोगों ने देखा, और बड़ा अफसोस हुआ ये देख के कि कई लोग बिस्तर ढूंढते ढूंढते, हॉस्पिटल का आईसीयू ढूंढते ढूंढते बाहर रोड पे दम तोड़ लिया लोगों ने। ये एक बड़ी इकोनॉमी के लिए बड़ी शर्मनाक बात। और ये जरूरी था कि कम से कम अब जब इतने लोगों को फर्क पड़ा है, तब जाके कम से कम इस मौके पे तो उसको सुधार लिया जाता। लेकिन अभी भी सिवाय एक दो छोटी मोटी बातें करने के गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। दूसरी बात ये कि इस बीमारी का जो दूसरा पहलू था, एक तो सेहत का था, एक तो जान जान का था, दूसरा पहलू माल का था। यानी बिल्कुल। इस बीमारी के बाद जितनी गरीबी आई हिंदुस्तान में, उतनी शायद किसी वजह से नहीं हुई। आप देखिए कि कम से कम 17-18 करोड़ लोगों की नौकरियां गई।
कम से कम 6 करोड़ लोग ऐसे हैं अब जो इस बीमारी इस साल के बाद भूखे सोते हैं। हम्म और बेरोजगारी और गरीबी के अलावा हम्म जिन लोगों को अपने अपने घर छोड़ के गांव जाना पड़ा, हम्म वो भी कम से कम 4-5 करोड़ लोग। तो इस वजह से ये बड़ा अच्छा मौका था कि इस बजट को एक एक डायरेक्शन क्लियर लेता कि हम इस बजट में गरीबों की बात करेंगे। हम्म लेकिन जब ये सारा बजट हमने देख लिया, जब सारी तकरीर खत्म हुई, जब उसके पेपर देखे, तो ताज्जुब की बात ये थी कि इस साल भी बजट सारा अमीरों का निकला। और इस बात को शेयर मार्केट ने बड़े वाजे तौर पे रखा सबके सामने। अगर आपने शेयर मार्केट आज देखा होगा तो इतनी गेन 2000 पॉइंट की बहुत जमाने में नहीं हुई। तो शुरू ही हुआ 700-800 से और पहुंचा 2000 तक। और जिस बजट के इख्तिताम पे सेंसेक्स इतना बढ़ता है, वो बजट गरीबों का होना बड़ा मुश्किल है। तो ये मोटे तौर पे जिस बजट का उन्वान गरीबी होना चाहिए था, उस बजट का उन्वान सिर्फ अमीर और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ रहा। जी। तो आपके मुताबिक सेंसिटिव इंडेक्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गरीब लोग? उमूमन अगर आप देखें, स्टॉक मार्केट अगर बढ़ता है तो उसका मतलब ये होता है कि लोगों की नौकरियां कम होंगी, बेरोजगार कम पैदा होगा, गरीबों के बारे में कम सोचा जाएगा। इस गवर्नमेंट की ये खास बात है। इस गवर्नमेंट का एक बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है कि इनके यहाँ ये सोच बड़ी बड़ी ठोस है कि अगर आप जो सबसे अमीर है उनकी आमदनी बढ़ा दें तो उसमें से कुछ पैसा गरीबों तक भी पहुंचेगा। ये 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 एक सोच है। ये कई मुल्कों में कई जगह होता है ये कि अगर मैं आपकी तनख्वाह बढ़ा दूं, आपको मैं बड़ा आदमी कर दूं, तो आपके जो मुलाजिम है उनको भी आप तनख्वाह बढ़ा देंगे। तो ये सोच हमारी गवर्नमेंट की बड़ी रही है। तो वो ये सोचते हैं कि सबसे अच्छा तरीका गरीबी कम करने का वो ये है कि अमीरों को और अमीर किया जाए। लेकिन मसला ये होता है कि जब आप बड़े आदमी बन जाते हैं तो एक तो आपकी दूरी इतनी हो जाती है गरीबों से कि आपको पता ही नहीं चलता गरीब कौन। दूसरे, आप पे कोई प्रेशर ही नहीं है कि आप उसको बांटें। वो जो गरीब है वो जो टुकड़ों पे पल रहा है उसी पे खुश है। तो उस वजह से ये जो इनइक्वालिटी होती है बढ़ती जाती है, और यही हो रहा है हमारे साथ। तो उस वजह से इस बजट में भी जब जब गवर्नमेंट को खास तौर पे इन लोगों की फिक्र करनी चाहिए थी, गरीबों की, भूखों की। जी। तो जिस तरह से गरीबों की फिक्र करनी चाहिए थी या गरीबों को सेंटर में रखना चाहिए था, वो इस साल भी गवर्नमेंट ने उसमें कोताही। तो ये सबसे बड़ी गलती रही इस बजट। बहुत प्यारी बात आपने बताई कि ये बहुत ख़राब सोच है हुकूमत की। वो ये समझते हैं कि अमीर को और अमीर कर दो तो वो परकोलेट होकर लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी को पैसा पहुंचेगा। मगर देखने में तो ये आ रहा है उनकी बिल्डिंगों की ऊंचाई बढ़ती जा रही है और नंबर ऑफ कार्स बढ़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स बढ़ रहे हैं, प्राइवेट प्लेन्स आ रहे हैं। इस तरह से पैसा खर्च हो रहा है। शादियों पे करोड़ों रुपये का पैसा खर्च हो रहा है। एम्प्लॉयज़ को नहीं मिल रहा है तो आम गरीब को कहाँ से मिलेगा? जी। तो ये बहुत बड़ी जो है खामी है हुकूमत की, अगर हुकूमत ऐसा सोचती है। हुकूमत ये है किस लिए? हुकूमत, हाँ हाँ, और ये असल अगर में आप ये बड़ी पूंजीपति पुरानी। के हाथ में दे देंगे जी जो पैसे जी सप्लाई करना, तो फिर हुकूमत किस लिए है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये पुरानी सोच है, ये पुरानी ये आरएसएस वगैरह की सोच, ये बड़ी पुरानी है। और जैसे मैंने कहा कि कई जगह पे इस किस्म की सोच होती है और कहीं कहीं पे काम भी कर गई है। जहाँ पे अमीर लोगों ने अपने पैसे फिर बांटने शुरू किए, अपने मुलाजिमों की तनख्वाह बढ़ाई, वहाँ सब सब लोगों की थोड़ी बहुत खुशहाली हुई। लेकिन हम जैसे मुल्कों में अभी इस किस्म की मैच्योरिटी है नहीं, और कोई ज़रूरत नहीं समझता कि अपने मुलाजिमों को बेहतर पे करें, क्योंकि इतने बहुत से हैं कि एक चला जाए तो आप दूसरा रख लें। बल्कि होता यह है कि मुलाजिमों को तो पैसे ठीक से नहीं देते, मगर शो ऑफ के कामों में, जी चैरिटेबल जी, में पैसा बहुत ज़्यादा खर्चते हैं लोग। बिल्कुल सही।
जी, शादियों पर तो न्योते जा रहे हैं, कार्ड्स जी छप रहे हैं, तो हज़ारों का एक कार्ड छप रहा है, जी जी। फिर उसको तो न्योते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा, ये गरीब जब टीवी पर, मीडिया पर देखता है, तो उसके दिल पर क्या गुज़रती होगी? ये हमारा गरीब भी बड़ा अजीब है। ये हमारा गरीब जो है वो ये सब देख के भी गुस्से में नहीं आता। बाहर अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि भाई आपके गरीब एहतजाज क्यों नहीं करते? अगर हुँ, उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है तो वो बाहर निकल के गड़बड़ क्यों नहीं करते? किसी और मुल्क में अगर आप ऐसे करें तो गरीब हुँ, निकल के आप छीन लें आपके पास से। लेकिन हुँ, हमारे यहाँ गरीब भी, उनको हमने ये समझा रखा है कि भाई देखो जो बड़ा आदमी है उसकी पूजा करो। तो हुँ, इसीलिए वो अपना अपना वो समझता है कि भाई मेरी किस्मत यही लेके आया हूँ मैं, मुझे ऐसे ही रहना है। यही मेरा माँ-बाप है, इसे जी ही खुश जी। रखो तो मेरी ज़िंदगी चलती रहेगी। जी हाँ जी। जी, कहीं पर तो अंधभक्ति होती है, कहीं पर तो डरे हुए होते हैं गरीब। जी वो सही सोचते सही। हैं कि मेरे पास कोई वसाइल नहीं है, जी मैं हाँ। अगर एहतजाज करूँगा तो बड़ा आसान है पुलिस वालों के लिए कि ले जाकर उसे धर लें और जो है उसे सही है। झूठे-मूठे मुकदमात में, बड़े अफ़सोस के साथ मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर कफ़ील ख़ान को जी हाँ। हिस्ट्री शीटर बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही, ये कितने बिल्कुल सही। शर्म की बात है। तो ये हाँ, हाँ। इतना सोसाइटी का इतना ऊँचा आदमी, चाइल्ड जी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और उसने अपने जेब से पैसे खर्च करके ऑक्सीजन सप्लाई मँगवाकर कई बच्चों की जान बचाई। ऐसे डॉक्टर के साथ ये सलूक हो रहा है, तो अगर अगर गरीब को ये पता चलेगा कि ऐसा हो रहा है, तो वो कहाँ हिम्मत जुटा पाएगा एहतजाज की? सही, सही। जी हाँ। जी। तो और जो वैक्सीन के ताल्लुक से हाँ। 35,000 रुपए करोड़ रुपए जो मख्तस किए गए हैं, क्या वो सफिशिएंट है? जी इन्हें आधार पूनावाला जो है एक बड़े वैक्सीन इंस्टीट्यूट के ओनर हैं। हुँ, उन्होंने कुछ महीने पहले एक कैलकुलेशन किया था और उन्होंने कहा था कि हमें अगर वैक्सीन 70% हिंदुस्तानियों को देनी है, तो हमें 80,000 करोड़ रुपए चाहिए। हुँ, तो अगर आप वो देखें तो इसका मतलब हमने 45,000 करोड़ रुपए कम हुँ, आउटले में डाला है। तो आधे से इसका भी कम मतलब है। ये कम है। इसका हुँ, मतलब ये कि गवर्नमेंट इस साल चाहती है कि सिर्फ 20-25% लोगों को वैक्सीन दे, या ये कि 20-25% गवर्नमेंट देगी और बाकी 80% खुद खरीदेंगे। दोनों हुँ, मामले में बड़ी बड़ी तशवीशनाक बात है, क्योंकि चाहिए ये था कि हम हर वो कोशिश कर लेते कि इस साल ही सबको वैक्सीन मिल जाए, और उसके लिए अगर हमें 1 लाख करोड़ भी खर्च करने पड़ते तो हमको करना चाहिए था। जी। तो उस वजह से ये जो रकम जो लगती तो है कि बहुत ज़्यादा है 35,000 करोड़, लेकिन वो आधी भी नहीं है। गवर्नमेंट अगर ये सोचती है कि हम फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट देंगे, बाकी का आवाम को लगाना है, तो फिर ये पीएम केयर फंड कहाँ गया? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड कहाँ गया? डिज़ास्टर रिलीफ का इतना सारा जो अमाउंट इकट्ठा किया गया, आखिर कहाँ गया वो? जी, जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमको चाहिए था, जैसे दुनिया में हर मुल्क में, बड़े-बड़े मुल्कों में जहाँ बहुत अमीर लोग रहते हैं, वहाँ गवर्नमेंट दे रही वैक्सीन सबको। हुँ, यहाँ पे तो हमको चाहिए था भी, हमारे यहाँ तो अक्सर लोग बहुत गरीब हैं, उनके लिए ₹1000 बहुत मायने रखते हैं। हुँ। ऊपर से 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को डिसइन्वेस्ट किया जा रहा है। इसमें दिलचस्प बात ये नहीं कि 2 को किया जा रहा है, दिलचस्प हुँ, बात ये है कि कौन से 2 हैं वो। तो वो अजीब बात है कि गवर्नमेंट ने कह दिया 2, अब वो हुँ, 2 कैसे तय करेंगे? कॉइन टॉस करके करेंगे, वो बोर्ड पे पिन मार के करेंगे, किस तरह से करें? हाँ, कोई तो एक्सप्लेनेशन हो कि भाई फलाने बैंक को हम कर रहे हैं, बस कह दिया कि 2 को कर रहे हैं। मतलब अभी ज़ेरे गौर है। हाँ, वो पता नहीं, बस 2 कह दिया। अगर आपको इतने बड़े अनाउंसमेंट में अगर आपको पूरे 130 करोड़ लोगों को बताना है कि आप उनके बैंक बेच रहे हैं, तो आपको ये बताना चाहिए कि कौन से बैंक है और क्यों बेच रहे हैं। अगर हुँ, ये 2 बैंक आपने चूज़ किए कि भाई हम एसबीआई और बैंक ऑफ पंजाब बेच रहे हैं, तो क्यों बेच रहे हैं वो 2 बैंक? ये भी तो हुँ, हमको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल। ये तो नहीं हो सकता कि आप कह दें कि आपके हैं, क्योंकि वो बैंक हमारे हैं भाई। हुँ, जी। जब इंश्योरेंस का जो है आईपीओ आने वाला है। ये भी बड़ा दिलचस्प था कि अगर आप देखें तो कई दिनों से ये बहस चली हुई है कि इंश्योरेंस सेक्टर को कैसे बढ़ाएं। हुँ, हिंदुस्तान में 3% लोग लेते हैं इंश्योरेंस, हुँ, 3%। हुँ, तो इसका मतलब ये कि हमारा इंश्योरेंस सेक्टर का पोटेंशियल बहुत है। इंश्योरेंस में बहुत पैसे कमा सकते हैं आप। हुँ, तो हुँ, बहुत दिनों से ये बहस छिड़ी हुई है कि आखिर हमारी गवर्नमेंट इंश्योरेंस में
बाहर के इन्वेस्टमेंट को क्यों नहीं लाती, बाहर के जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो क्यों नहीं आती। बाकी हर जगह तो आ गई, टीवी में, कार में, कंप्यूटर में, हर चीज में। लेकिन ये आरएसएस का बड़ा ठोस बिलीफ रहा है कि इंश्योरेंस में हम बाहर की पूंजी आने नहीं देंगे। इस बार वो मान गए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मान गए, क्योंकि वो बहुत बड़ी तब्दीली है उनकी आइडियोलॉजी में कि इंश्योरेंस भी फॉरेन कंपनी चला पाएगी। तो ये किस तरह से मनवा लिया, ये कैसे हो गया, ये बहुत अजीब बात है। क्योंकि इंश्योरेंस, और ये इस बजट की अगर एक अच्छी बात रही तो वो यही रही कि इंश्योरेंस सेक्टर पे थोड़ी सी छूट, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, और हो सकता है कि हमारा जो इंश्योरेंस प्रीमियम इतना ज्यादा है इस वजह से हम नहीं लेते इंश्योरेंस, वो थोड़ा कम हो, और इंश्योरेंस कंपनीज, अच्छी वाली इंश्योरेंस कंपनीज हमारे पास काम करना शुरू करें। जी जी। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जीडीपी ये साल कितना होगा? देखिए, जीडीपी का हिस्सा ऐसा है कि पहली बार ऐसा हुआ है पिछले कब, ये हमको तो याद भी नहीं है कि कब हुआ। इससे पहले पहली बार ऐसा हुआ है कि जीडीपी कम हुआ है इंडिया। जीडीपी ग्रोथ तो पिछले 3-4 साल से कम है, लेकिन इस बार जीडीपी ही कम हो गया। नेगेटिव? नेगेटिव, इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं कि 100 रुपए से 105 होने के बजाय 100 रुपए से 95 रुपए हो गया। तो जीडीपी कम हो गया। जीडीपी जब कम हो जाता है तो 7% जब कम हो जाता है, जीडीपी 8% कम हुआ है। गवर्नमेंट कह रही है कि 7-7.5% हुआ है, कुछ एस्टिमेट कह रहे हैं कि 12-13% हुआ है। इसका मतलब ये कि मुल्क की आमदनी जो थी वो आमदनी घट के अब 10% कम हो गई है। उसका मतलब ये कि कम से कम 2-3 करोड़ नौकरियां चली गई। अगले साल ये जीडीपी थोड़ी बढ़ेगी, ये इम्कान है कि बढ़ेगी। लेकिन देखिए, ये सब लोगों को बड़ा समझ जाना चाहिए कि अगर आपकी तनख्वाह 100 रुपए से 70 रुपए हो गई है, अब 70 के बाद बढ़ेगी या कम होगी? अगर बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? तो अब क्या होगा कि हमारी 100 रुपए से 70 हो गई, 70 से जाके 78 हो जाएगी। तो आपको ये अंदाजा होगा कि 8 रुपए बढ़ गई, लेकिन अभी आप 100 रुपए से बहुत दूर हैं। तो वो 100 रुपए तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम 3 साल और चाहिए। आईएमएफ ने कहा है कि 2025 को हम उस लेवल पे पहुंचेंगे जहां पे हम 2 साल पहले थे। 3-4 साल बाद हम उस लेवल पे पहुंचेंगे जहां से हमने शुरुआत की। मतलब इतने साल जो हम कर रहे हैं मेहनत, वो सिर्फ डैमेज कंट्रोल, डैमेज रिपेयर जी, के लिए होगी। वापस वहां तक पहुंचने में जी। जहां पे तो फिर पहले। ये जो प्राइम मिनिस्टर का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब है, वो कितना पास या कितने दूर है? वो तो खत्म हो गया, क्योंकि जहां हम थे $3 ट्रिलियन, वहां पहुंचने में हमको 3 साल लगे हैं। उसके बाद फिर जब वहां पहुंचे तब सोचेंगे कि न आगे जाने पास। जब तक कितने आएंगे और कितने जाएंगे। जी 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 जी। और अगर तब तक खुदा ना खास्ता कुछ और हुआ तो फिर हम वापस फिर नीचे। वापस जा सकते हैं। खुदा महफूज रखे जी इंडिया जी को जी। ऐसे हालात से दोबारा गुजरने से। इसीलिए जरूरी ये था कि इस बजट में ये भी हम एक तय कर लेते कि हमको फिर दोबारा ऐसे ऐसे हालात ना सामना करना पड़े। क्या हुआ पिछले साल जब कोविड आया तो हमको पता ही नहीं चला क्या करना है, हम तैयारी नहीं थे उसके लिए। हमको चाहिए कि अब जब एक बार आप दूध के जले हुए होते हैं तो आपको चाहिए कि आप अगली बार के दूध से महफूज रखें अपने आप को। ये समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये गर्म है। तो हमको चाहिए कि हम इन चीजों पे गौर करते रहें, इन चीजों पे रिसर्च करते रहें। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, हम सोच रहे थे कि उसको थोड़े से पैसे अलॉट होंगे जिसमें ये उनसे कहा जाएगा कि आप अगले वायरस की तहकीक करें, आप हमें जल्दी बता दें अगर ऐसा कुछ होने वाला है, और सारी वो तैयारियां कर लें जो एक वायरस को कंट्रोल करने के लिए जरूरी हो। जी जी। निर्मला सीतारामन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट पेश करने से पहले रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियां पढ़ी। जी। तो ये किस तरफ इशारा करता है? जो वो उन्होंने बंगाली साड़ी पहनी, वो बंगला में बोली, तो
और ये बिल्कुल इत्तेफाक की बात है कि वहाँ इलेक्शन होने वाला है कुछ दिनों में। किसी के जुल्फ बढ़ा लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियां पढ़ लेने से क्या वो बंगाल में इलेक्शन जीत जाएंगे? क्या बंगाल की आवाम को इतने बेवकूफ़ समझते हैं वो? अब वो आवाम तो उन्हीं को वोट दे रही, आप उनको बेवकूफ कहें चाहे अक्लमंद, तो क्या क्या प्रेडिक्ट करते हैं आपके आप समझ में नहीं आ बंगाल के रहा है। इलेक्शन? समझ में हरगिज नहीं आ रहा है, लेकिन बात तो ये तय है हम्म। कि अगर आप मंदिर का जाप करें तो आप वो इलेक्शन जरूर जीत जाएंगे, वरना बिहार में इलेक्शन जीतना बड़ा नामुमकिन था। हम्म। जी। मंदिर की देन है जी। कि वहां आमिर जीत साहब, गए। जी, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जैसे जैसे और डेवलपमेंट्स आएंगे बजट पे बहस फिर होगी। हम आपको ज़रूर जो है दावत देंगे और ज़रूर आप शुक्रिया। तशरीफ़ लाइएगा। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान साहब। इन्होंने बताया कि जो बजट 2021 पेश किया गया है ये गरीबों के बिल्कुल हक में नहीं है, और जिस तरह से पैंडेमिक के चलते जो तवक्कुआत थी वो तवक्कुआत पे गवर्नमेंट बिल्कुल पूरी नहीं उतरी। तो उम्मीद करते हैं कि ये साल अच्छा हो और अमन से गुजरे और कोविड ख़त्म हो जाए, और जो जो नुकसानात हुए हैं, माशी नुकसानात, उससे जो है आवाम उभरे, मुल्क उभरे। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।